हाँ सर स्टार्ट हुआ है। Okay, sir. Okay. Again, good afternoon to all of you, sir. अच्छा सर, इनकम टैक्स क्लास हम लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट किए हैं। और बेसिक में कुछ अगर किसी का पुराना बेसिक हुआ था तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, अमेंडमेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जून या दिसंबर एग्जाम के लिए या नवंबर एग्जाम के लिए। तो वो थोड़ा चेंजेस आपको बेसिकली आप लोगों को चेंज नहीं करने का जरूरत है। आप न्यू रेट को लिखने से ही आपका चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि ये इनकम टैक्स में सर ये सब इस तरह का चेंजेस होता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है टैक्स स्लैब में। तो उसके साथ एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट हम लोगों को एट पर होना पड़ता है, बिकॉज आगे जाके हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं ना। तो इसलिए प्रोफेशनल्स को हमेशा इस तरह का चीज हो जाना पड़ता है। ओके, अभी मुझे इतना बताओ, सबको स्क्रीन शेयर है? इधर तो स्क्रीन देखते बच्चे? नील, प्रिया, शालिनी, बोलो सर, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ओके सर। ओके, तो चलो मैं थोड़ा जैम ओपन कर लेता हूँ लिखाने के लिए। चलो, तो जैसे कि कल का क्लास को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि कल हम लोग क्या क्या लिखे थे। तो कल हम लोग क्या लिखे थे, दिख रहा है ना सर? ओके, तो कल हम लोगों ने ये सब टॉपिक लिखा था सर कि इनकम टैक्स क्या है। दैट इज एक इटालियन वर्ड है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो वर्ड है, इटालियन वर्ड चार्ज से आया है। कहाँ से आया सर? चार्ज से। चार्ज का क्या मतलब? चार्ज का मतलब है कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। ठीक है, कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। माने आप टैक्स चार्ज कर सकते हो पर लॉ में रह के करो। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट मैंने कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि आप पुलिस हो, आप अधिकारी हो। ठीक है, मैंने आप आईएएस हो, आईपीएस हो तो कुछ भी करोगे। ठीक है, जो भी करना है आप लॉ में रह के करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपलसरीली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसलिए हमसे टैक्स लेने के लिए आते हैं विथ चार्ज। ठीक है, मैंने वो उसके पास चार्ज होता है। अच्छा, इनकम टैक्स को अगर आपको जानना है, समझना है, इसके लिए आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखना पड़ता है। दैट इज की इनकम टैक्स, जैसे कि आप क्या कहते हैं सर, कंपलसरी एक्सट्रैक्शन। इसमें मैं आपको ये भी बोला था कि सर गोला कर दो, गोला कर दो मैंने अंडरलाइन कर दो। कंपलसरी एग्जैक्शन मनी लॉ, ये चीज आपको बहुत काम का है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसमें पर्सन कौन होते हैं, टैक्स कौन होते हैं, क्या होता है, इनकम क्या होता है और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको हल्का आइडिया दिया था। एक्चुअली क्या है, यही चार चीज जान जाओगे तो पूरा इनकम टैक्स ही जान जाओगे। ठीक है, इसमें पर्सन के बारे में बात करना मैंने अभी जस्ट चालू किया आप लोगों के साथ, उसी में मैं कंटिन्यूएशन पे रखूंगा। फिर टैक्स कैलकुलेशन पे भी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन से लेके एडवांस लेवल तक जाऊंगा। फिर इनकम के बारे में, हेड्स ऑफ इनकम में बात करूंगा। अच्छा, उससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात करूंगा। ठीक है, मैंने बेसिकली पर्सन के बाद ही रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात करूंगा। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे मूव ऑन होते जाएंगे और आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा चर्चा करते जाएंगे। पर्सन में मैं आपको 5 7 पर्सन के बारे में बात किया था कि पर्सन कितना तरह का होता है। इंडिविजुअल्स होते हैं, एचयूएफ होते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ यूपी का क्या रिलेशन है ये भी मैं आपको बताया था। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। फिर मैं आपको इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब को लिखाने के लिए स्टार्ट हुआ था, और उसी के चक्कर में वो बोर्ड लगने के चक्कर में क्लास प्रॉपरली हो नहीं पाया और मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। ठीक है सर, शुरुआत में से कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली तो इतना होता नहीं है। अच्छा, तो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या था? तो इंडिविजुअल्स का मतलब था कि वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होते हैं। और इंडिविजुअल को नॉर्मली इनकम टैक्स में 3 स्लैब में डिवाइड किया गया। कितना स्लैब में? 3 स्लैब में। एक 60 साल के नीचे वाला, एक 60 से 80 के बीच में, जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सीनियर सिटीजन, लिख सकते हो।
सीनियर सिटीजन, और एक होता है सर सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, वो एक गाना है ना हनी सिंह का या किसका पता नहीं, किसी मूवी में था, वो मैं तो सुपरमैन, सलमान द मैन, जो, हाँ, जो ले वे पंगा कर दूंगा डैन, ऐसा कुछ एक गाना था। पता नहीं किसका है, पर ऐसा एक गाना था, जो भी हो, तो सुपर सीनियर सिटीजन वैसे ही गाना गाता होगा सर, और मैं तो सुपरमैन, इनका टैक्स नहीं निकालता। इसीलिए ना, उसका अलग ही लेवल का मजा है, 5 लाख भी कमा ले तो कोई टैक्स नहीं देना है। तो क्यों गवर्नमेंट इसलिए करते हैं कि देखो भाई, एक बंदा 80 साल का हो जाता है तो इन जनरल बात है कि वो बाकी 60 साल के नीचे के लोगों की तरह भाग दौड़ तो नहीं कर सकता, तो उन्हें थोड़ा छोड़ दिया जाए। ये बेसिकली एक संवेदनशील सोच के साथ ये दिया गया है। ठीक है, ये 80 साल का बंदा इतना भाग दौड़ नहीं कर सकता, उनका इनकम का सोर्स मैंने, वो चाहे तो बढ़ा नहीं सकता। अगर 80 साल का बंदा अंबानी की तरह, वो अलग बात है। अंबानी का तो 80 साल नहीं है, टाटा का तो है, रतन टाटा, उनका उनका तो 80+ एज है सर, लेकिन अभी भी देखो किसी का सहारा नहीं लेता, अभी भी खुद ही चलता है, 84-85 एज होने जा रहा है। उनका तो सारा पैसा डोनेट ही हो जाता है। बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान, तो हाईली रिस्पेक्टेड इंसान, ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलता है देश में। तो सुपर सीनियर सिटीजन, अच्छा टैक्स रेट के बारे में मैं एक्चुअली आज आपको लिखाने वाला था, तो चलो इसमें थोड़ा सा आप लिख लो, लिख लो सर, लिख लो। कैसे लिखोगे, ये 60 के नीचे 60 का लिखना, 60 से 80 के नीचे 60 से 80 का लिखना, और 80 के नीचे 80 का लिखना। ठीक है, मैंने 80 का जो स्लैब है उसको लिखना, इस तरह से लिखना है। तो वही मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि ताकि आप लोग जब बाद में रिवाइज करें आपको बड़ा हेल्प हो। ये जो टैक्स रेट में बोला, ये 60 ईयर्स है ना, इसके नीचे 60 का लिख। तो इसका जो मैं आपको पहले दो दो रेट चल रहा है सर। एक रेट का नाम होता है सर, अभी क्या है, मैं लास्ट दिन आपको दिखा रहा था, चलो मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ। डिफॉल्ट, और एक डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, और एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट है 115, वो उसमें बेसिकली कोई एज का मैटर नहीं है। ठीक है, ये अभी डिफॉल्ट हो गया, जिसको एक्चुअली 115 बीएससी कहा जाता है। ठीक है, जो 115 बीएससी के अंदर एक्चुअली है, वही अभी डिफॉल्ट हो गया। और जो पुराना था वो नॉर्मल हो, उसको भी नॉर्मल बोलते, नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मल वाला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल वाला बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप 60 के नीचे वाला हिस्से में लिखना। 60 ईयर के नीचे वाला हिस्से में आप इसको नोट डाउन करना, कैसे लिखना है, बस इतना लिखो, अप टू 2,50,000, वही जो जैसा था, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील। ठीक है, अप टू 2,50,000 एट द रेट नील। फिर लिखना ग्रेटर देन 2,50,000, ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख। ठीक है, 2,50,000 टू 5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख टू कितना, 5 एट द रेट 5%। थैंक यू सर। इसके बाद उसके नीचे और लिखना, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख। ये लेस देन 60 पे चल रहा है सर ना, ग्रेटर देन 60, लेस देन 80 और ग्रेटर देन 80, 3 स्लैब है। आप लोग और मत लिखो, मेरा पेज चेंज हो रहा है इसलिए मैं लिख, 5 लाख टू 10 लाख, कितना स्लैब है 5 to 10 में, बोलो 20%। थैंक यू सर, 5 to 10 20। इसके बाद क्या आ जाएगा, 30 लाख, 30% मैंने अब 10 लाख 30%। ठीक, ये भी लिखो, अब 10 लाख ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन साइन दे रहा हूँ। ठीक है, एट द रेट 30%। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कौन से नियम के अनुसार बता रहा हूँ सर, ब्रैकेट में लिख दो सर, नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन,
नॉर्मल प्रोविजन अभी ऑप्शनल यूज होता है, नॉर्मल प्रोविजन अभी ऑप्शनल यूज होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, as per the normal provisions of the act under the optional tax regime, as per the optional tax regime, ठीक है। ये भी ऑप्शनल हो गया और ये डिफॉल्ट में लिखा देता हूँ सर, लेकिन बात को समझ लो भाई, ठीक है। कि पहले जो नॉर्मल हम लोग करते थे वो पहले करते थे, बाद में 115 बीसी यूज करते थे। अभी 115 बीसी को पहले यूज करने का नॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल करते हैं। लेकिन अगर किसी का फायदा नॉर्मल में है तो नॉर्मल में करके दो, अगर किसी का फायदा डिफॉल्ट में है दैट इज 115 बीएसई में है तो उसमें करके, ठीक है। तब इंडिविजुअल के लिए ये विदाउट एनी एज लिमिट ये रूल लागू हो जाता है। ये भी अच्छा, ये बाद में लिखूंगा, पहले एज का कंप्लीट कर। अब सेम टू सेम तरीके से 60 से 80 का लिख लो। जब बात 60 से 80 का होता है नॉर्मल रेट पे, ठीक है, सब नॉर्मल बता रहा हूँ, मैंने जो पुराना था वही वाला। अप टू 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कब तक छूट है सर आपको? 3 लाख तक। अप टू 3 लाख एट द रेट कितना? नहीं, ठीक है। अप टू 3 लाख, ये तो यहाँ पर बोला था ना, अप टू 3 लाख 60 ईयर्स अगर आपका एज है, या 80 ईयर्स भी एज है, तो 80 ईयर के लिए तो और सुविधा है, ठीक है। बट अप टू 3 लाख तक आपका पूरा छूट है, तो अप टू 3 लाख नहीं, फिर ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख, ठीक है। कितना? 5%। फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख कितना होगा? सच काम करते हैं, सच कैसे काम करते हैं? सच तो कनेक्टेड है ही नहीं इसमें। मैं यहाँ पर जो जैसे किया पर ऐसे वहां पर हो गया, ये पेन चलेगा, सपोर्ट करता है वो। इसका तो अलग, इसका अलग पेन है। हाँ बट सिमिलर होता है, नीचे का जो टिप होता है वो सिमिलर होता हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? किसी का एक आवाज आ रहा है। हाँ शालिनी बोलो सर। ठीक। 5 लाख टू 10 लाख 20%। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20%, इसके बाद ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन 10 लाख, देख ये वाला दाग में वहां से दिया था ना, वहीं से मिटेगा, वहीं से मिटेगा। वहीं से मिटेगा। नहीं हो रहा है, इसका अलग से कुछ होगा, अलग कुछ होगा। ये एक्चुअली बोर्ड ही तो नहीं है, ये तो स्क्रीन शेयर है। ये तो कोई बोर्ड ही नहीं है, ये तो कोई स्क्रीन शेयर, ये जो है बस इधर ही दिख रहा है। हाँ সেটাই তো আমি ভাবলাম কি লেখাটা পড়লো কি। ओके, ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट 30%, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? 60 साल से लेके 80 साल के लोगों के लिए। सीनियर सिटीजन, थैंक यू सर, ये सीनियर सिटीजन का रेट है। फिर सेम टू सेम वे में 5 महीने जिसका एज सुपर सीनियर 80 के ऊपर है, 80 और 80 के ऊपर, उनके लिए क्या रेट हो जाएगा? उनके लिए रेट हो जाएगा अप टू 5 लाख तक इनका कोई टैक्स नहीं है, अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं है। फिर 5 लाख के ऊपर जाएगा तो 5%, ठीक है, सॉरी 5 लाख के ऊपर जाएगा तो 5% का कोई स्लैब नहीं होता, याद रखना सर। इनको जैसे स्टार्टिंग में छूट दे दिया, पीसी स्टार्टिंग ऑफ करके तो बोला नहीं, मैं वही तो मैं तुम लोगों को बोला था। 2 सेकंड आया उसमें निकल गया, वो देखा तब तक कर अपने आप ऑफ हो जाता है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो काउंटडाउन दिया ना, जल्दी जल्दी काउंटडाउन निकल गया, मैं अचानक रीड करने का तब बंद हो गया। सर रुको सर, यहाँ पर बोर्ड बंद हो गया, आप लोग रुको थोड़ा। अभी अभी नया नया है ना सर, टाइम समझ में नहीं आ रहा। सेटिंग में गड़बड़ होगा लग
क्या है सर? LG CLD 47D 47D। ये ठीक है, जब भी वार्निंग देगा सर मैं बोला था बोलने के लिए। अब देखा रीड किया निकल गया। अब पहले ही देखते ही बोलते। दो ऑप्शन है, ओके और एक कैंसिल। कैंसिल करने से वो फिर से रह जाता। फोन करूंगा आज उन लोगों को। अच्छा देखो, तो लिख लो सर, स्लैब में लिख लो अप टू, नील लिख लिया। अप टू कितना? 5 लाख। 5 लाख तक एट द रेट नील, ग्रेटर देन 5 लाख टू कितना? 10 लाख। ठीक है, एट द रेट 5 का कोई स्लैब नहीं होता है, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में ही सुपर सीनियर वाले को, ठीक है, क्योंकि ये सलमान का फैन है पता नहीं, ठीक है, इनको पहले ही 5 लाख का दे दिया ना, इसलिए इनको और बाद में 5% का और कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो डायरेक्टली 20% के स्लैब में डाल देता। ठीक है, ठीक है, अब वही लवली मत कर देना। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट 30। ठीक है, समझ गए सर? समझ गए ना? बस ये है नॉर्मल स्लैब रेट। ये जो भी आपको बोला ये नॉर्मल है, और नॉर्मल अभी ऑप्शनल है। ठीक है, तो फिर ऑप्शनल है तो फिर डिफॉल्ट क्या है? तो डिफॉल्ट फॉर ऑल, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल, ऑल HUF, ठीक है, ऑल जुरिडिकल पर्सन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रीजन, ये रेट को नीचे लिख लो। ठीक है, इतना देर से मैं आपको सिर्फ इंडिविजुअल के बता रहे थे। ओके, इतना देर से जो आपको मैं बता रहा था सिर्फ इंडिविजुअल का रेट बता रहा था, वो भी नॉर्मल रेट बता रहा था। अब इंडिविजुअल हो जाओ, AOP हो जाओ, HUF हो जाओ, BOI हो जाओ, ठीक है, ये कॉपी आर्टिफिशियल लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखना है, लिखो सर। वो वाला पेज कॉपी कर। हाँ वो वाला जो पेज था पहले, वो दिखाई ना, कॉपी कर दो जिसमें लिखा हुआ था उसमें टैक्स रेट्स में। हाँ, ये दिखाइए, कॉपी कर दो। अच्छा कर लेना, मैं तो एक्चुअली मैं लिखा रहा हूँ ना। अरे ऐसे स्क्रीनशॉट से लिया है। अरे लिखना, लिखने में क्या जाता है? अच्छा लगे बस, एक्चुअली लिखेंगे। अच्छा लिखना, ठीक है, लिख लो सर, इसको लिख लो। देखने में अच्छा है। ठीक है, इसको लिख ले सर, ये वाला, इस वाला पॉइंट को एक अलग से हेडिंग करो उसके नीचे। ठीक है, जिसमें आप बस इतना लिखो, पर्सन्स, अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो लिख रहे हैं ना सबको ही। ठीक है, मैं और इसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप बस इसको कॉपी करो। नील, हेलो, प्रिया, शालिनी, सभी को बोल रहा हूँ सर, इस पॉइंट को अलग से कॉपी करो अपने कॉपी में। कहाँ लिखना है? जहां पर आप लोग लिखे थे बस उसके नीचे लिखो। मैंने इतना देर से जो आपको मैंने लिखा है वो तो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से लिखा है, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लागू होता है। अभी जो आपको मैं लिखाने जा रहा हूँ ये अभी डिफॉल्ट रेट है। क्या है सर? डिफॉल्ट टैक्स रेट। ठीक है, ऐसा करके लिख दो, डिफॉल्ट टैक्स रेट फॉर ये वर्ड लिख के इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह से ये वाला लिख लो, फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इसको लिखने के बाद इसी तरह से लिखो, अप टू 3 लाख नील। এই তোরা বুঝতে পারলি কি পারলি না? নীল, আওয়াজ পাচ্ছি না। প্রিয়া, বুঝতে পারলি কথাটা? यस सर। ओके सर, ठीक है सर। देखो सर, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख, मैंने बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन ये वाला यूज कर सकते हो, क्योंकि अप टू 3 लाख नहीं है, फिर ग्रेटर देन 3 लाख टू 6 लाख 5% है, फिर ग्रेटर देन 6 लाख, ये यहाँ पर दिया ना 6 लाख 1, आप लोग 6 लाख 1 ना लिख के ग्रेटर देन 6 लाख भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। 6 लाख 1 मैंने 6 लाख से ज्यादा ही है, तो 6 लाख ग्रेटर देन 6 लाख देके अप टू 9 लाख, फिर ग्रेटर देन 9 लाख से लेके 12 लाख, कितना? 15%, फिर ग्रेटर देन 12 लाख टू 15 लाख 20%, फिर above 15 लाख 30%। दिस इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम।
ठीक है, और ये आजकल डिफॉल्ट है, ये आजकल डिफॉल्ट है 115 PS बीएससी। ठीक है, ये ये याद हो। हाँ ठीक है, अब इतना बार होगा ना, बार बार टोटल इनकम में कर रहे थे, फिर यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसीलिए बार बार करने का यही फायदा होता है। एक सेकंड सर। सबका कॉपी हो गया सर? सरकार देखो आप लोग बहुत देरी कर रहे हो सर लिखने में। एक मिनट सर। नील नील प्रिया तो देर होएगा चलेगा। ओके, शालिनी का आवाज नहीं आ रहा, शालिनी का भी हो गया? ठीक है, हो गया सर। ओके। अब चलो कुछ क्वेश्चन करो, मैं अभी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूँ, मुझे करके बताओ। टैक्स कैलकुलेशन करना है सर, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन करना है। टैक्स कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उस एग्जांपल को सॉल्व करना है अभी मेरे सामने। फटाफट लिखो। मिस्टर एक्स 36 ईयर ओल्ड, 36 साल का बूढ़ा है। पूरा क्या होगा? ऐसे ही तो बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, आपके बूढ़ा whose taxable income is rupees 16,20,310. Okay, 16,20,310. बड़ा हुआ। Huh? बहुत कंगाल। Calculate tax liability under default as well as normal rate, normal tax level. अंडर 115 ले दिया सर। क्वेश्चन 115 लिख सकते हो, बट डिफॉल्ट देखो अभी। टाइम बचा है। बात टाइम में नहीं, एग्जाम में डिफॉल्ट रहेगा तो फिर भूल जाओगे। नहीं नहीं भूलेगा ना, ठीक है। नॉर्मल Under default as well as normal tax rate, दोनों करना है। तो आपका रेट कितना है? 16 लाख। आपका टोटल इनकम कितना है? 16 लाख, ठीक है। आपने टोटल कितना कमाया, जब कैसे कमाए वो नहीं दिया, हम बस इनकम दे दिया। 16,20,310 रुपीज आप कमा रहे हो। तो इसको पहले आप डिफॉल्ट रेट में करो। डिफॉल्ट रेट माने 115 BSE। हाँ, डिफॉल्ट रेट। इसमें अप टू कितना तक छूट है? अभी अभी लिखा आपने, अप टू 3 लाख तक नहीं लेना, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, इसका अब 15 में है। अब 15 सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी स्लैब यूज हो जाएगा इसका।
तो अप टू 3 लाख एट द रेट नील, 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है डिफॉल्ट रेट में, डिफॉल्ट टैक्स लेना। अच्छा फिर ग्रेटर देन 3 लाख टू कितना बोलो, 6 लाख, कितना रेट है 5%। तो 3 लाख से 6 लाख का कितना गैप होता है 3 लाख का, तो 3 से 6 के बीच में गैप है 3 लाख का, तो ये जो इसके बीच का जो गैप है उस गैप पे 5% लो, तो कितना होता है, ओहो 3 लाख पे 5% लगाओ, 3 लाख पे 5% लगाओ, कॉमर्शियल कैलकुलेटर लेके आना सर नेक्स्ट दिन से, ठीक है, ये ऐसा वाला कैलकुलेटर 15,000। 15,000 से, थैंक यू, ठीक है 15,000, क्योंकि एग्जाम में वही एक कैलकुलेटर अलाउ करता है ना, तो आदत हो जाना चाहिए, फास्ट फास्ट हाथ चलेगा तक। तो 3 लाख से 6 लाख एट द रेट 5%, 15,000। फिर ग्रेटर देन 6 लाख टू 9 लाख एट द रेट कितना 10%, कितना हो जाता है 3 लाख का 10% माने 30,000, ठीक है। फिर 9 लाख से 12 लाख, अगेन 3 लाख का गैप है, कितना परसेंटेज 15%, 15%। तो 9 लाख से 12 लाख में 3 लाख का गैप है, गैप 3 लाख का ही हो रहा है इसमें, 3 लाख का 15% में 45,000 है ना। फिर ग्रेटर देन 12 लाख टू 15 लाख, स्लैब चेंज नहीं करना है सर, स्लैब तक चलना है 15 लाख, तो 12 से 15 20%, अगेन 3 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख का 20% कितना हो जाता है 60,000। फिर 15 लाख से 16 लाख 20,310, कितने का गैप क्रिएट हुआ, 1,62,310, इस पे कितना, इस पे 30%, 30%, तो 1,62,300, सॉरी गलत लिखा, गलत हो गया सर, नहीं ये मैंने गलत लिखा ना, ये 1,20,310, सॉरी सर ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1,20,310 होगा, 1,23,10 होगा, 1,20,310, 1,20,310 पे 30% होगा, कैलकुलेट कर लो ना सर फटाफट, 1 लाख, हाँ बोलो कतो 36,093, थैंक यू सर, तो 36,093, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जितना सारा रेट लगाना था आपने लगा दिया, अब आपको क्या करना है टोटल करना है, 1 2 मैंने 15,000 30,000 45,000, 45 45 90 90 और 6 915, मैंने 1,50,000 1,50,000 और 36,093, कितना होता है 1,86,93 093, आपका आंसर आ रहा है सर 1,86,093, ये सरकार के घर में जमा करना है, 1,86,093, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर सेस लगेगा 4% का, ठीक है। हाँ बोला, हाँ कर, इसके ऊपर आपको सेस लगाना है 4% का, एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस लगाना पड़ेगा, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, ये रहा
हेल्थ एंड एजुकेशन से सब इनकम टैक्स 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, ठीक है। सरचार्ज इसमें नहीं आएगा सर, ठीक है। सरचार्ज 50 लाख के ऊपर इनकम जाने से तब देना पड़ता है। रिबेट 87A में लगता है अगर इनकम 5 लाख के अंदर हो तो। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देख मैं दिखा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है? देख गया है, मुझे याद है। ठीक है। रिबेट अप टू 12,500 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ अप टू 5 लाख, ये क्रॉस करेंगे। ठीक है। लेकिन सर ये नॉर्मल प्रोविजंस में है, हम लोग कौन सा कर रहे हैं? देखो हम लोग तो डिफॉल्ट किए हैं। तो डिफॉल्ट का रूल क्या है? देखो दोनों रूल अलग अलग हैं, यही सब चीज तो जानना है। ये मैं बाद में लिखाता हूँ, अभी तो बस टैक्स कैलकुलेशन के लिए लिखा दूंगा। अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime where टोटल इनकम लेस देन इक्वल्स टू 7 लाख, जहां पर टोटल इनकम 7 लाख से नीचे होगा, रिबेट मिलेगा 25,000। इनका इनकम कितना था? 16 लाख था, तो ऑब्वियसली ये वाला रेट इनके लिए लागू नहीं होता है। और वेर टोटल इनकम ग्रेटर देन 7 लाख, अगर टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा होता एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय व्हिच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, रिबेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। मैंने कहना ये चाहता है कि अगर उसका टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा होता, ठीक है, एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम, मैंने उस इनकम टैक्स उसके ऊपर जो इनकम वो टैक्स पे कर रहे हैं जो 7 लाख से भी ज्यादा हो जाता, मैंने टैक्स पेमेंट अमाउंट, टोटल इनकम अगर 7 लाख से ज्यादा होता और टैक्स पेबल अमाउंट अगर 7 लाख से ज्यादा होता, ठीक है, तो उसमें उनको रिबेट मिलता जो कि 7 लाख के अंदर हो सकता था। तो वो चीज मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे सिचुएशंस आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि प्रोविजंस था तो मैं बताया, बाकी जैसे जैसे सिचुएशंस आएगा सारा चीज डील करो। एक साथ खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है। एक साथ खिचड़ी पकाने से ना आप भी खिचड़ी बन जाओगे। ये क्या रे, तुमको क्या समझ में नहीं आता? कॉपी कर रहा है, आप इतना जल्दी लिखा नहीं, भूल गया। कहाँ जल्दी किया? मैं धीरे 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 लिखने से नहीं चलता, मैं बहुत धीरे लिखता हूँ मैम। तो फिर मैम तो मैम के क्लास में तो कॉपी कर ले। मैम का कॉपी कर लेता है। मैम कितना फास्ट कराती है, मैं सबसे स्लो चलता हूँ क्योंकि मेरे को मैं समझाते समझाते ही मेरा टाइम बीत सकता है। अच्छा तो फिर यहाँ तक बात क्लियर है सर? हाँ, कि टैक्स रेट डिफॉल्ट रेट में कैसे आया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर नॉर्मल स्लैब में करते हैं तो कैसे होता है बताओ? ये हो गया बाय डिफॉल्ट टैक्स रेट, डिफॉल्ट रेट। अच्छा इसमें 4% एडुसियस लगा सकते हो सर, एड एडू एंड हेल्थ सेल्स, ठीक है, एट द रेट 4%, एट द रेट 4%, ठीक है। तो 1,86,93, ठीक है, 1,86,93, इसके ऊपर 4% कितना आया था? 7,442, ठीक। तो 1,86,93 इंटू 4%, 7,443,4, सही सही 7,444 कर सकते हो। क्योंकि वो ग्रेटर में जो है। हाँ क्योंकि वो 7 के ऊपर है, तो 7,444, 7,444 ये ऐड कर दो। तो 1,86,93 के साथ 7,444 ऐड करके जितना हो जाएगा वो आपको सरकार के घर में देना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर 1,86,093 को ऐड कर, तो 193,536, 193,536 ये हो जाएगा आपका नेट टैक्स पे। तो यहाँ पर डिडक्शन में आपको ज्यादा डिडक्शंस मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अब इसी को अगर नॉर्मल प्रोविजंस में करते हैं, करके दिखाओ यूजिंग नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है, यूजिंग नॉर्मल प्रोविजंस। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस को नॉर्मल प्रोविजंस में। इनकम वही है जो था, कितना था? 16,20,310, ठीक है। वही इनकम मैंने यहाँ पर मान लिया, जो था वैसा है। अब इसे क्या करेंगे? ये मेरा रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया था। नहीं, इतना सारा चीज चल रहा है था मैं भूल गया। मतलब मुझे लगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, फिर बाद में काफी सारे लोग तो सर लाइव ऑनलाइन भी नहीं कर रहे, उनको अभी क्लास खत्म के बाद रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा।
फिर मैं क्या बोलूंगा सर, क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं सर, कमिटमेंट बोल के भी तो चीज होता है ना, कभी कभी एकदम बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अच्छा। इनकम 16,23,310। अब नॉर्मल प्रोविजन यूज करके, नॉर्मल प्रोविजन क्या है, अप टू, पहले तो आपको ये चेक करना है इसका एज कितना है। एज इसका 36 है, ठीक है, 36 माने बिलो 60 है। तो बिलो 60 के लिए रेट क्या है, आपको अभी कुछ देर पहले लिखा है मैंने। बिलो 60 के लिए क्या रेट लगता है, 2.5 लाख का रेट लगता है, 2,50,000। सही बोला मैं, कहाँ बोला था गलत? पढ़ाई आप ठीक है ठीक है, आपको 2.5 लाख का, अप टू 2.5 लाख आपका नील है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख 20, और अबव 10 लाख 30। इस रेट से आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, इस रेट से आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ बंदे का क्या टैक्स लायबिलिटी होता है। बंदा फायदे में है या लॉस में है। अप टू 2,50,000 यानी 2.5 लाख एट द रेट नील, ठीक है। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 2.5 लाख टू 5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5%, माने हो जाता है आपका, ये रट लो सर, ये बहुत पॉपुलर है। 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आदत हो जाएगा, सारा रेट ना 2-4 बार करने के बाद ना आदत हो जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाता है 1 लाख होता है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20%, 1 लाख, ठीक है। फिर जाना है 10 लाख से 16,20,310 तक एट द रेट 30%। इसमें गैप कितना क्रिएट हुआ, 6,20,310 का, 6,20,310 का गैप क्रिएट हुआ, इस पे 30% लगेगा, ठीक है। 6,20,310 पे 30% लगा, 6,20,310 इंटू 30%, 1,86,093, ठीक है। मजा देखो खेल क्या चल रहा है, यही 1,86,93 लास्ट का, उस वाले का टैक्स आया था, लाइबिलिटी आया था 1,86,093। हो गया, स्लैब खत्म। ऐड करो 1,86,93 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 कितना हो जाता है, 2,98,593, ठीक है। 2,98,593, तो 2,98,593 ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका ग्रॉस है, ठीक है, ये ग्रॉस है, ठीक है। इसमें ऐड करो सर 4% का सेस, एडू एंड हेल्थ सेस, ठीक है, एट द रेट 4%, कितना हो जाता है 11,944, ऐड करने के बाद 3,10,537, 537। दिस इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी, यही ना सर, नेट टैक्स लाइबिलिटी मैंने गाँव, टैक्स भी लिख सकता हूँ, हाँ नेट पेएबल, हाँ लिख सकते हो, नेट टैक्स पेएबल ऐसे भी लिख सकते हो, नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स लाइबिलिटी या नेट टैक्स पेएबल दोनों लिख सकते हो। सो ये आपका हो गया, ठीक है, बंदा लुट गया, ठीक है, हम तो लुट गए तेरे मोहब्बत में, 1 लाख से भी ज्यादा ठीक है। लास्ट बार में देना पड़ा था 1,93,536 टका, इस बार देना पड़ रहा है 3,10,537 टका, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर तो फिर कोई भी बंदा नॉर्मल स्लैब में आने का चाहेगा नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट में उसको काफी फायदा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3,10,537, इसमें से बोलो जिनका कम इनकम है वो नॉर्मल स्लैब में,
हाँ सर 310 तो 537, हाँ, और माइनस कितना करे इससे 193 554 0 1,16,997। मैंने डिफॉल्ट में उसका 1,16,997 टका, मतलब मेरा बोर्ड और एक बोर्ड आ जाएगा मेरा रॉयल एनफील्ड आ जाएगा। एक बाइक आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आईफोन आ जाएगा। सब अपना अपना सोच रहे हैं। सो पॉइंट इज दैट कि आपको इतने का फायदा है तो आप ऑब्वियसली डिफॉल्ट करोगे। अब क्वेश्चन इज दैट, तो फिर कोई भी तो नॉर्मल में नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। उसके लिए जिसका 80C से 80U का फायदा लेना है ना, वो नॉर्मल में काम करता है। जैसे मानो आपने LIC प्रीमियम भरा है 1.5 लाख का, वो 1.5 लाख का बेनिफिट आप यहाँ ले सकते हो। कहाँ? नॉर्मल में। तो जैसे 3,10,000 में से मानो तुमको 1.5 लाख का LIC प्रीमियम है, तुम 3,10,000 से 1.5 लाख माइनस कर सकते हो। पूरा का पूरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हो, उसका फायदा ले सकते हो। घर में माँ पापा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस किए हो, उसका फायदा ले सकते हो। घर में कोई डिसेबल भाई बहन है या कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है कोई, उसके लिए आप खर्चा करते हो, जितना खर्चा करोगे पूरा माइनस कर सकते हो। सरकार को डोनेशन करोगे ना पॉलिटिकल पार्टी को, उसका 50% तक ले सकते हो। कहीं पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो 80C से 80U के तहत जो गवर्नमेंट बोल के रखा कि भाई इस रिलीजियस इंस्टीट्यूट को देने से छूट है, वहां पर फायदा ले सकते हो। ये सब फायदा आपको नॉर्मल रेगुलर में, मैंने बेसिकली डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। ये सब फायदा आपको नॉर्मल में मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस कैटेगरी का टैक्स पेयर्स हो, उसके हिसाब से आप करो। समझ रहे सर? इसीलिए गवर्नमेंट दो तरह का रेट रखा है। अब जिसको जहां फायदा है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। चलो एक दूसरा और क्वेश्चन करके मुझे बताओ, मैं नहीं करूंगा, आप ही लोग करना। आई होप कि सबको समझ में आया बात मेरा, प्रिया को, नील को, शालिनी को। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस करो। मिस्टर एक्स 64 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 64 साल के बुढ़े। अच्छा बुढ़ा, एक मूवी आया था कि बुढ़ा होगा तेरा बाप, आया था ना। मिस्टर एक्स आजकल सर 64 में, कोलकाता में तो 64 में तुम किसी को, माने गांव में क्या होता है, गांव में तुम किसी 60+ इंसान को दादाजी बोल सकते हो, नाना जी बोल देते हो, ठीक है। तुम शहर में बोल के दिखाओ, ठीक है। 64 में तुम अंकल छोड़ के कुछ बोल ही नहीं सकते। एक 70+ का एक थे, जब हम लोग कॉलेज में थे, PG में रहते थे, तो जो थे उसका एज था अप्रोक्स 75। तो हम जाके बोल दिया कि मतलब बेसिकली बंगाली में बोलते हैं ना दादी, दीदा या ठाम्मी ऐसे बोलते हैं बंगाली में। আমি দিদা একটু জলটা চালিয়ে দেবেন। কে দিদা? के दीदा के? हाँ, फिर मैं बोला मैं समझ गया था। मैं बोला ठीक है आंटी थोड़ा चला दीजिए, उसको आंटी बोलना पड़ेगा, दीदा नहीं बोल सकते थे, ठीक है। 75 में भी बोल। बच्चा बॉल मांगा था आजकल बॉल गजब लोगों का एटीट्यूड है सब। कोई काम नहीं है, लोगों को अंकल, लोगों को आंटी, अरे क्या चल रहा है? हैं? हैं? फिर मैं अंकल होगा तेरा बाप। अच्छा, तो मिस्टर एक 64-year-old whose taxable income is rupees 943,110, 9,43,110 टका कमा रहे बंदा, थोड़ा कम 10 लाख से। कैलकुलेट करना है आपको टैक्स लायबिलिटी यूजिंग बोथ प्रोविजंस। बोथ प्रोविजंस बने, डिफॉल्ट, जल्दी करो, एज वेल एज नॉर्मल। पहले जो करना है करो, पहले डिफॉल्ट ही कर लो। डिफॉल्ट मैंने अभी
115 BSE डिफॉल्ट रिजिम, जो करंटली गवर्नमेंट ने बता दिया डिफॉल्ट रिजिम, ठीक है। डिफॉल्ट रिजिम में अप टू 3 लाख तक छूट है, ठीक है, एट द रेट नील, ग्रेटर देन 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट 5%, फिर ग्रेटर देन 6 लाख टू 9 लाख एट द रेट 10%, फिर ग्रेटर देन 9 लाख टू कितना है, खत्म है ना इसका, और तो है नहीं, 9,43,110, 9,43,110 एट द रेट 15%, है ना, सही किया ना, चेक कर लो। अप टू 3 लाख नहीं, 3 से 6 5, 6 से 9 10 और 9 से 12 15, तो 9 से 12 के बीच भी तो आ गए। ओके, तो 9 लाख से 9,43,110 ये हो गया। अब फटाफट रेट भी लगा दो ना, 3 लाख से 6 लाख मैंने 3 लाख पे 5%, 15,000, ठीक है। अब देखो ना रट्टा लग जाएगा, 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख का 10% है 30,000, और 9 लाख से 43,310 110, मैंने 43,110 पे 15%, इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लो, 43,110 इंटू 15%, 6,466.5, हाँ मैंने 6,467 कर लो, 6,467 कर लो, समझ गए ना सर। 9 लाख, ये 43,110 पे लग रहा है ना, अब ग्रॉस 43,110 पे लग रहा है, 15%, तो कितना हो गया 6,467, एकदम 6,467, काम खत्म, पैसा हजम। 30,000 15,000 45,000 45,000 और 6,467 कितना हो जा रहा है, 45 और 6,467 कितना हो जा रहा है, हाँ 467। ওফ, আওয়াজ করছিস কেন? বিরক্তি লাগে। हाँ प्रिया बोलो, प्रिया কিছু বলছিস? ओके, 64 কত হলো ভুলে গেলাম, 51,467, सॉरी 51,467, ठीक है, 51,467, दिस इज योर ग्रॉस, ठीक है। अब इसके ऊपर लग जाएगा प्लस एडू एंड हेल्थ सेस, बहुत जल्दी हो जाएगा सर, एट द रेट 4%। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है बहुत झमेला है, पर धीरे धीरे देखो जैसे आदत हो जाता है, एक एकदम बच्चा जैसा हो जाता है। तो 64 51,467 इंटू 4%, तो 58.68 2058, मैंने 2059 कर सकते हो, 2059, बस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 53,526, ठीक है। दिस इज योर ग्रॉस लाइबिलिटी, सॉरी नेट लाइबिलिटी। अब इसी को नॉर्मल स्लैब में फटाफट करके बोलो सर। यूजिंग नॉर्मल प्रोविजन अप टू 2,50,000 2.5 लाख। 60 के ऊपर ओ सॉरी, देखा गलती कर दिया मैंने, ऐसा गलती आप लोग ना करें। वेरी गुड, वेरी गुड सर। और किसी ने किया था मेरे जैसा अप टू 2.5? नहीं, अरे वाह, तुम लोग तो एकदम अच्छा बच्चा निकले। देखो सर मैंने क्या गलती कर दिया, मैं एज का ख्याल नहीं किया। अब एग्जाम में भी आप लोग इतना बेख्याली हो जाओगे, फिर बेख्याली का गाना गा के आ जाना, ठीक है। बेख्याल हो जाओगे तो ये गड़बड़ होता है सर, कंसंट्रेशन लैग हो जाएगा, एज का भूल जाओगे और फिर 3 लाख के करके आ जाओगे, फिर बोलोगे मैं तो सब सही करके आया, फिर भी नंबर क्यों काटा, ठीक है, इसलिए काट देते हैं।
मेरे जैसा हालत होगा फिर। तो फिर आपको क्या करना है, ये 3 लाख तक का लिमिट है, क्योंकि ये 60 साल के बंदे हैं ना, तो इसका 3 लाख तक का छूट है गवर्नमेंट के हिसाब से। इसको बोलते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। हाँ, ये जो लिमिट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो अप टू 3 लाख यहाँ पर भी लिमिट हो गया, क्योंकि एज इनका 64 है। जरूरत पड़ने से लिख देना ऊपर में, एज 64 ईयर। ठीक है, अगला समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, वो भी भूल सकता है ना। अच्छा, वो एक्चुअली कुछ नहीं, उसके पास रहता है आंसर शीट, उसके साथ चेक कर लेता 5% 10। है। अप टू 3 लाख @नील, ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख, 2 लाख होता है डिफरेंस, उस पे लगेगा 5%। तो 2 लाख का 5% माने 10,000, 10,000। फिर 5 लाख से जाना है 9 लाख तक का, नहीं 10 लाख, मैंने एक्चुअली हमारा स्लैब इसमें खत्म, 9,43,110। ठीक है, मैंने थर्ड स्लैब से थर्ड स्लैब में ही काम खत्म। सही है ना? 20% आएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। 600 20% है, 5 लाख से 9,43,110 यही स्लैब आएगा, और तो नहीं आएगा। तो ये तो 10 लाख के स्लैब में आ जाएगा, 30% के स्लैब में जाना ही नहीं है। 30% स्लैब में जाना ही नहीं है सर, 30% स्लैब तो 10 लाख के बाद आता है। बात को समझे सर, ये देखो 30% स्लैब 10 लाख के ऊपर होने से जाएंगे ना, तो मेरा तो इनकम 10 लाख के नीचे है, तो मुझे तो इसी में खत्म होना है। तो 9,43,110 इसके बीच में ही तो है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में ही तो है। बस आपको जहां तक जाना है वहां तक जाना है सर, आप ज्यादा नहीं जा सकते, कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें कितना गैप क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंस कितना है, 4,43,110। तो 4,43,110 पे लगाओ ना 20%, 4,43,110 पे 20% लगाओ सर, 4,43,110 इंटू 20%, 88,622, 88,622। हो गया। टोटल कितना हुआ बताओ, टोटल कितना हुआ बताओ। 98,622 98,000। अरे बाबा बोल, कत बोलली? 98,622 622 और सेस है 3,945 एड 4%, कितना? 3,945 3,945, 3,945 3,945। प्लस करके, प्लस करके कितना आएगा? 1,02,567। बहुत जल्दी ये वाला खत्म कर लिया, हाँ ये वाला बहुत जल्दी खत्म कर लिया। हाँ, होगा ना, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी होगा। ये देखो, तो लास्ट में कितना टैक्स दिए थे, डिफॉल्ट में कितना दिए थे 53,526, इसमें कितना दे रहे हो, डबल। डबल दे रहे हो। लेकिन इसका बेनिफिट तभी ले सकते हो अगर आपको 80 से 80 का डिडक्शन है तो। ठीक है, मैं आपको अभी पहले ही सुना रहा था, अगर एक लाइन क्या लिखना था बता, रिकमेंड कर। वो अभी जरूरत नहीं है, अभी कल 100 छोड़ अभी अभी तो बस नॉर्मल, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में पूछे। कैसा। एग्जाम में आपको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दे देगा, फिर उसको पूछेगा कि इनको कितना टैक्स देना है। ठीक है, ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको प्रोविजन मिलेगा, ठीक है, जैसे टोटल इनकम पे नहीं करा रहे थे, तो उस टाइम पे मैं लिखा हूँ, ये बस प्रैक्टिस चल रहा है, टैक्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, जरूरत होगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे इसमें भी दे सकते हो, मना नहीं है, आप दे सकते हो कि वी शुड रिकमेंड डिफॉल्ट रिजीम, वी शुड रिकमेंड रेगुलर रिजीम, नॉर्मल प्रोविजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी क्योंकि कंप्लीट सम्स नहीं हो रहा है, एग्जाम में आपको ऐसा नॉर्मली नहीं देगा, एग्जाम में आपको इसके साथ और भी वेराइटीज जोड़ के फिर देगा। ये तो मैं बस आपको न्यू रेट को प्रैक्टिस कराने के लिए कर, नेट टैक्स पे। ठीक है, अच्छा 2 होमवर्क दे रहे हैं, घर पे ट्राई करना। নীল বুঝতে পারছিস, নীলের আওয়াজ আসছে না, শালিনী का भी कोई आवाज नहीं है। एक पी है, गेस्ट
गेस्ट करके है, कौन है पी, समझ में नहीं आया। ठीक है। पी के है क्या? अच्छा चलो एग्जाम्पल लिखो, होमवर्क है ये, मिसेस एक्स नाम दे दो 83 years old, 83 years old, नॉर्मल बुड्ढी नहीं है, सुपर बुड्ढी है, ठीक है, सुपर बुड्ढी है, सुपर से हाँ सुपर सुपर सीनियर, ठीक है, इसलिए हम लोग नाम दिए सर सुपर बुड्ढी, ठीक है सर। बुड्ढी बुढ़ा या बुड्ढी आज नहीं तो कल सबको होना है, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो, एज को रोक सकते हो, हाँ, कोई भी दुनिया का संजीवनी बूटी खा लो, ठीक है, एज थोड़ी ना रोक पाओगे, हाँ बूटी खा के थोड़ा जवान दिख सकते हो, बट एज को कम कम नहीं दिखा सकते। ऐसे योगा करके नॉर्मली कई सारे लोग अपना एज को कंट्रोल करते, एज को मैंने बेसिकली वो चेहरा को हाँ बूटे कर लगते हाँ, वो सब कम होता है, वो योगा के थ्रू से, अच्छे फूड हैबिट के थ्रू से आप बना सकते हैं। हैं, ठीक है, लेकिन एज कम नहीं कर सकते। सो काफी लोग एज को लेकर ना बड़ा बात होता है, एज इज जस्ट ए नंबर, सीरियसली हम लोग जैसे देख रहे हैं घर पे, और कितना पड़ेगा, उम्र देख कितना हो गया, कब काम करेगा, एज कितना हो गया, हाँ, माथा खराब करके रख देता है। अगर कोई बच्चा छोटा एज में कर लेता है, देखा कितना कम एज में कर लिया, कोई अगर बूढ़ा होके करता है, काफी समय लग गया करने, काफी उम्र हो गया इसका, यानी हमेशा हम लोग एज को ताना देते रहते हैं, और जो करना है वही भूल जाते हैं। एज को गोली मारो, जो चीज जब होना वैसे ही हो जाएगा, आप अपना काम करो, एज के पीछे भागोगे, एज थोड़ी ना काम कर पाओगे, तो इस चीज के पीछे भागना तो बेकार चीज है ना। नहीं मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोगों को जरूरत होता है ये सब बात पे कर, कोई उनके लिए भी टाइम ठीक है, मतलब कहने का मतलब इतना है कि एज इज जस्ट ए नंबर, सीरियसली ये चीज मैं तो हमेशा बोलूँ, नहीं सर एज ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अरे क्या क्या चीज आप कंट्रोल करके दिखा दोगे, दिखाओ। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जानता है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, वो सेवन वंडर्स वाला नहीं, सातवां अजूबा ऐसा नहीं है, एक फैक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य माना जाता है। ये बात युधिष्ठिर को, महाभारत में कैरेक्टर है ना युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को पूछा गया था एक दैत्य राजा की तरफ से, युधिष्ठिर तुम ज्ञानी हो, प्रमाण करके दिखाओ तुम सच में कितना ज्ञानी हो। तो बोला कि बताओ सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर सच में ज्ञानी था, इसलिए उसका जवाब भी दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये माना जाता है कि हमारे आंखों के सामने सब मरते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम कभी नहीं मर सकते। ऐसा ही लगता है ना, ऐसे मानो तुम्हारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, होता है ना, पर फिर भी तुम्हें क्या लगता है वो चीज, मतलब एक्सीडेंट अलग बात है, पर जैसे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि उसका हुआ है, मेरे को क्या, मेरा तो वही नहीं, मतलब कभी मैं कभी मरूंगा ही। नॉर्मल लोग यही है ना सर, लेकिन वो भूल ही जाते हैं कि इंसान को किसी ना किसी तरह से दुनिया छोड़ के जाना ही है। तो इट्स हार्डकोर ट्रूथ, सबको पता है, पर फिर भी लोग इसको मानने को राजी नहीं। थोड़ा मैंने अपर लेवल का बात है, पर बात समझने लायक, छोड़ो सर, ये सब बात करने से फिर लोग बोलेगा सर ये कोई साधु बाबा का क्लास चल रहा है क्या? लोगों इनकम बनाओ 4 लाख, इसका तो उसमें ही नहीं करेंगे। 8,10,500, 22,20,200, कितना इनकम है इसका? सिचुएशन, अच्छा वो वही मेरा इसका। हाँ, ठीक है ना, तो इन्होंने तीन तीन इनकम ये सिचुएशन 1 है, ये 2 है, ये सिचुएशन 2 है, और ये सिचुएशन 3। 4 लाख है पहले। ठीक है, पहले का जवाब क्या होगा, कोई बोल सकता है? हाँ वो तो नेल में चला है। एग्जेम्प्टेड है, मैंने बेसिकली 4 लाख इनकम पे 83 ईयर्स ओल्ड को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा, 5 लाख है। 5 लाख तक छूट है ना उनको, इसीलिए रेट दिया ताकि समझ जाओ। थैंक यू सर, बाकी रेट कैलकुलेट करना, ठीक है 22 20। 22,20,200, ये होमवर्क है, नेक्स्ट दिन चेक करूंगा, लेकिन छुट्टी नहीं है, रुको, ओहो ए लिखे चीज
हाँ सर, लिख लिया। और एक सम यस सर। आप दो बोलेंगे, हाँ, आप दो बोल, वही इसी के अंदर 3 देना था, एक ही में 3 दे दिए ना, बाकी और भी देंगे, फिलहाल तो इतना दिए। ओके सर, चलो लिखो। अब मैं आपको इंडिविजुअल लिखा दिया, ये क्या चल रहा है, पर्सन चल रहा है। पर्सन में कौन हो गए, ये इंडिविजुअल हो गए, कैलकुलेशन भी इंडिविजुअल का ही चल रहा था। हेडिंग करो एच वेव, ठीक है। जात पात वाला बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। बोला था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फुल फॉर्म करो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उस दिन थोड़ा धर्मतला की तरफ गए थे, तो कुछ नेता लोग भाषण मार रहे हैं, रास्ते में आवाज आ रहा था, ठीक है। वो आजकल बीजेपी का थोड़ा बोलबाला चल रहा है ना, तो इधर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा हवा टाइट हो रहा है, तो और कांग्रेस पार्टी इतना दिन क्या कर रहा है ना, वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट बैंक बना के रखा है, क्योंकि मुसलमान का संख्या हमारे देश में बात अप्रोक्स कागज में तो 15 से 20% है, और भी ज्यादा हो सकता है, कागज में बोलते हैं 22 करोड़ है, लेकिन उससे ज्यादा ही। ज्यादा ही। तो जो भी हो, तो वो जो कांग्रेस का नेता था, वो बता रहे, क्योंकि वो मुसलमान एरिया था पूरा। मैं कोई जात पात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप कोई इसको जात पात में लेके जाना चाहते हैं वो उसका बात है, मेरे को ऐसा कोई नहीं, मैं जात पात नहीं करता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिशियन कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो वो बता रहा है कि देख रहे हैं मुसलमान लोग ऐसे करके बोल रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो मुसलमान लोग, आप लोग क्या चल रहा है, दिल्ली में सेकुलर फ्रंट बनाओ, ठीक है, और अपना हक का काम जल्दी अदा कर, ऐसे करके लोगों को समझा रहा था। और ये देश डेमोक्रेटिक देश है, सबका राइट है अपना बात करने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये इंडिया में ही संभव है। दलाई लामा को जानते हो, दलाई लामा जो तिब्बत का मैंने बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा जो ऑर्डर होते हैं, वो दलाई लामा बोलते हैं उनको। दलाई लामा तिब्बत के हैं, लेकिन चाइना तिब्बत को हड़प के रखा है ना, तो इसलिए दलाई लामा को भारत में रहने का जगह मिला है। वो इसमें रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, मैक्लोडगंज उनका कैपिटल है। और तिब्बत का सरकार इंडिया में बना है सर। ये अभी तिब्बत तो चाइना हड़प के रखा है, लेकिन तिब्बत का जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में है, क्योंकि ओरिजिनल तिब्बत तो चाइना के हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिब्बत का जो ओरिजिनल है, जो लामा लोगों का जगह है, वो लामा लोगों का जो पूरा कैपिटल है वो इंडिया में ही है, और वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वो एक्चुअली हम लोग उनको रहने का जगह भी दिए हैं, और भारत का सारा हिल स्टेशन में उनका स्पिरिचुअल जितना उनका, जैसे वो मॉट होता है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क का, ये क्वेश्चन में आप बोले नहीं कौन सा रीजन के अंदर दोनों का दोनों दोनों दोनों, तो दोनों करना है। वो जो क्वेश्चन दिया था ना सर, इसमें कौन सा रेट लगाना है मेरे को पूछा गया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ चला गया अभी, ये इसके वाला। पहले हाँ, यूजिंग बोथ रेट, बोथ द रीजन, यूजिंग बोथ रीजन, ठीक है। तो उसमें दलाई लामा बहुत अच्छे से, एक फॉरेन में, मोस्ट प्रोबेबली यूएस में कॉन्फ्रेंस में कहीं पर वो बोल रहा था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर सारे धर्म के लोग बड़ा आसानी से रहते हैं। दुनिया के और किसी भी देश में तुम चले जाओ, नहीं है सर। सबसे ज्यादा फ्रांस में झगड़े होता है। कहीं भी चलते, चाइना में पता है, चाइना में मुसलमान के साथ क्या करता है, देखा। सोच भी नहीं सकते। चाइना में दाढ़ी नहीं, जैसे मुस्लिम लोग धार्मिक कारण से दाढ़ी रखते हैं ना, रख ही नहीं सकते। काफी स्टूडेंट है सर जो मुसलमान है, उसमें मेरे को कोई बात नहीं, मैं तुझे सिंपल बात कर रहा हूँ। चाइना में सीरियसली मुस्लिम मैंने मुसलमान का जो जो उनका जो रिचुअल्स है वो पालन ही नहीं कर सकता, इतना भयंकर है। चाइना तो अपना न्यूज भी मार्केट में नहीं लाने देता है, उनका है, सबका अपना है, वो मार्केट में सामने भी नहीं आने देता। तो वो मैंने, इंडिया इज द ओनली कंट्री, भले ही हम लोग बहुत आवाज करते हैं, चिल्ला चिल्ली होते हैं, दुनिया को खबर बहुत पहुंचता है कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में हो गया, बट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सारे धर्म का आपको मिलेगा। और जो भी थोड़ा बहुत है वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन पे होते हैं, नॉर्मल इंसान में ऐसा किसी भी तरह का भेदभाव हम लोग नॉर्मल में नहीं करते। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा सर, इतना सारा लोग एक साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत दंगा फसाद तो होगा, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में बाकी जगह में तो सर मौका ही नहीं मिलता है बात करने का। जाके रह के देख लो दुनिया में और भी देशों में, समझ में आ जाएगा। मतलब तुम अपनी इच्छा से नहीं करना, कुछ कंट्री आजकल बना है जैसे यूएस, कनाडा, यहाँ पर उतना ये सब मैटर को लेके इतना झमेला। यूएस में धर्माधारी जो हाँ हाँ हाँ, वो उनको हम लोग को भी गलती से उसमें टारगेट कर देते कर लेता है। हैं। जो होता है ना रेसिज्म, हाँ हाँ हाँ, मुस्लिम लोग हम लोग पे भी तो मुस्लिम एक ही रहता है।
क्योंकि हम लोग की लंबी दाढ़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं। थोड़ा पग गया है हाँ। यही वहाँ पे सालों से चीज चला, अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अवेयरनेस वो तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी तो वो लोग ये किया था यूएसए ने, वो उनका अलग से वो आतंकवादी के चक्कर में वो अटैक किया था ना। तो वही 9/11 मतलब समझ रहे हो सर, ये जात पात नहीं करना चाहते बट आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, चल क्या रहा है जो भी हो। चलो अब ये हिंदू सुनते ही रूल है सर, पढ़ना पड़ेगा, कोई हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं है इस पे। चलो लिखो, इसके ऊपर इनकम टैक्स में बकायदा सवाल करते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम में पढ़ो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर आप खुद कंट्रोवर्शियल बात करते हो, एक भी बात अगर मैं कंट्रोवर्सी किया तो बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मुस्लिम लड़का नहीं पढ़ते हैं सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली, ओके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। इसमें लिखो, ये लिखा है लॉ में, वही मैं लिखा रहा हूँ, जैन सिख इज नॉट हिंदू, ठीक है। हाँ लिखो, ये लोग हिंदू रिचुअल्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, इनका अपना खुद का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। चलो आप माने तो सही हो, कई लोग वो भी नहीं मानते, आप बस फैक्ट बताओ। ठीक है, मैं फैक्ट बता, जैन सिख इज नॉट हिंदू, इनका रिचुअल्स अलग होते हैं। हाँ ऑब्वियसली इनका जो फिरकी है ना भारत का ही है, ये भारत का ही कल्चर का पार्ट है, रूट जो है वो भारत का ही है। भारत में आपको ऐसा बहुत मिलेगा, इवन हिंदू का भी, हिंदू का बहुत सारे फिरके हैं, फिरके मैंने समझते हो टाइप्स, ठीक है, हिंदू में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे जो लोग शिव भगवान को मानते हैं उनका जीने का तरीका, और जो कृष्ण भगवान को ज्यादा मानते हैं उनको जीने का तरीका अलग है। जो लोग जैसे आजकल लोग भूल गए, जैसे जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, इसमें ना तो बाबा को मैंने शिव भगवान को रिच माने जो पद्धति है उसको मानते हैं, ना तो कृष्ण भगवान को कम मानते हैं, वो सबसे ज्यादा मानते हैं माता को। माता माने जैसे काली माता, ठीक है, माने शक्ति का आराधना करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो रूप देखते हैं ना, ये जो अलग अलग मूर्ति वगैरह देखते हैं ना, ये मूर्ति तो बस मूर्ख लोगों के लिए है, क्योंकि आम आदमी मूर्ति मतलब बेसिकली मूर्ति इज लाइक अ फोटो, ठीक है। जैसे तुम्हारा दादाजी तुम्हारे लिए क्या है, तुम उसको फोटो से याद करोगे कि उनके काम से याद करोगे, काम से याद करोगे, पर फिर भी हम लोग फोटो लगाते हैं ना। तो नॉर्मल जो आम आदमी है वो उतना नॉलेजेबल नहीं होते, तो उनको याद दिलाने के लिए ये फोटो या मूर्ति का यूज होता है। बट एक्चुअली ये जो भगवान या जो भी है ये सब फॉर्मलेस है, ये सारे धर्म ग्रंथ यही बात करता है। यहूदी थे, यहूदी थे। हाँ, तो यही होता है, उनका भी यही कॉन्ट्रोवर्सी चलता है कि ये लोग कि वो भी क्या वही है, जीसस मतलब क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो अलग हो गई, उनके पेरेंट्स तो कोई भी हो सकता है, कोई बस जैसे गुरु नानक देव जी के पेरेंट्स हिंदू थे, तो अब क्या वो हिंदू हो गए, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। वही चीज, एक्चुअली ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मलेस है, इसका एक्चुअल में कोई फॉर्म नहीं है। अब ये जो इस लेवल का, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत जगह, लीडर्स को फॉलो करते हैं, हाँ भला करने का दुनिया हाँ, में बस उसको फॉलो करते हैं और उसके सिस्टम को मान लिए तो उस वही एक सिस्टम हो गया। बाकी एक्चुअली ये सिस्टम है, जीने का तरीका है, सबका अपना अपना। तो इस चीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने धर्म को फैलाने के लिए दूसरे को गिराना चाहता है, इसीलिए झमेला होता है। वो बेसिकली और कुछ नहीं है, अपना ऑटोक्रेसी के लिए किसी और को ठेस पहुंचाना, ये चीज गलत होता है। तुमको जो मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम किसी को गिरा के क्यों आगे बढ़ना चाहते हो? किसी का मंदिर गिरा के तुम अपना मस्जिद बना के क्या करोगे? चारों तरफ तो यही करके रखा है पुराने लोग आके, है ना। और हम लोगों को भुलाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम पे राज करेंगे। ये करने का क्या होता है ना, भेदभाव पैदा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मस्जिद गिराओगे मैं मंदिर गिराऊंगा, तुम गुरुद्वारा गिराओगे, ऐसा करके थोड़ी ना चले। ये एक मन का शांति का चीज है, इसको लेके इस तरह का जो माहौल बनाते हैं ना कुछ लोग, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अभी वो ज्यादा चलेगा। ओके, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। जैन, ये सब लॉ में लिखा है, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ सर, ये सब ठीक है। जैन सिख इज नॉट हिंदू बट दे कैन फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर बुद्धिस्ट को भी लिया जाता है, बट बुद्धिस्ट का संख्या हमारे देश में बहुत कम, हम लोग 2% ऐसे, वो लोग और बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर है।
अरे गौतम बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, जो चाइना में, जापान में सबसे ज्यादा लोग, इंडोनेशिया में, ठीक है, काफी जगह में फॉलो करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो मैसेज दिया था उसमें बस उस समय में, जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म जीसस क्राइस्ट से भी 300-400 साल पुराना बात है, जिस टाइम पे बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, तो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में सब कुछ एकदम एग्जैक्टली जैसे हिंदू कल्चर में सब कुछ सेम था। बट वो ना, ये मूर्ति पूजा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, कंप्लीटली। हम लोग भी पूजा करते हाँ, तो हम लोग कोई भी नहीं करते, हिंदू में दोनों करते हैं, फॉर्मलेस भी होते हैं, फॉर्म भी विद फॉर्म भी होते हैं। जो ओम का पूजा करते हैं वो फॉर्मलेस पूजा होता है, ठीक है। वो जो एक ओंकार जो तुम लोग बोलते हैं ना, वही चीज है, सेम हैं। बात, ठीक है, सेम चीज है। जो एक ओंकार, एक ओंकार, ठीक है, एक ओंकार मैंने जहां से पूरा सब चीज का आरंभ हुआ, तो वो ओम का जो स्पिरिचुअलिस्टिक हिंदू सिस्टम में करते हैं, वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, मैंने बेसिकली रिचुअल्स है, हाईएस्ट फॉर्म। मतलब उसको जो जान लिया, और कुछ जानने का जरूरत नहीं। और बाकी जो हम लोग नॉर्मल में करते हैं आम आदमी, वो बेसिकली वो समझ नहीं पाते, तो बीच बीच में कई लोग ना वो इस तरह का मूर्ति बना के लोगों के सामने, देखो ये तुम्हारा भगवान है, तुम इनको पूजो, ठीक है। ये से जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं वो नेचर का पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे हम, मेरा जो नेटिव है वो ट्राइबल एरिया में ही है, तो हम बचपन से देखते हैं, मेरे काफी सारे दोस्त के घर में तो मैं पहले पहले ना सोचता था कि सब मेरे जैसा ही हिंदू होगा। जैसे मैं घर पे जाता था तो मैं बोलता तुम लोग के घर में तुलसी का मंच नहीं है, ठीक है, तुलसी का पौधा लगता है ना घर पे, ठीक है। तो हम लोग के घर में नॉर्मली होता है, बोलते हैं नहीं। मैं बोलती फिर तुम लोग के घर में मूर्ति वगैरह कुछ पूजा वगैरह नहीं होता है? ऐसे ही नॉर्मल मन का सवाल था। दूसरा कोई ना तो मुस्लिम थे ना तो सिख थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर बेसिकली ट्राइबल्स, और हमें नॉलेज नहीं था कि ट्राइबल्स का अलग कल्चर होते हैं। तो हाँ करते हैं, नहीं ट्राइबल्स लोग तो तुलसी वगैरह का नहीं करते हैं ना। वो नेचर का, वो उनका, वो पत्थर का पूजा करता है, वो पेड़ का पूजा करता है। उनका उनका भी अपना एक सिस्टम है, बेसिकली वही, वो हाईएस्ट फॉर्म को ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपना तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी, जितना जानोगे कम बढ़ जाएगा। अच्छा, तो दे कैन फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात लिखो कि लोगों के मन में नॉर्मली सवाल होता है, लिखो सर मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म, और लिख ले, बाद में पढ़ लेना पेपर। मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म, लिखे सर, हैं। फॉर्म एच, मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म एच। इसका मेन रीजन है कि उनका कुछ पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये परमिशन देता है। मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके लिए डिटेल्स है, किताब में लिखा रहता है। चलो मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि मुस्लिम का ना क्या रूल चलता है, नॉर्मली देते हैं ये चीज। कंपनी हो गया, एक सेकेंड, EHUF का डिटेल्स ये देखो, ये चीज मैं आपको अभी एक्चुअली बताने जाऊंगा। देखो EHUF क्या लिखता है, देखो पढ़ो मेरे साथ से, देखो डिटेल्स में। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म पर्सन अंडर सेक्शन, सेक्शन लिख सकते हो आप लोगों के नोट में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ठीक है। क्या लिखता है, द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, देयरफॉर इनकम टैक्स इज पेएबल बाय ए HUF. Hindu undivided family has not been defined under the Income Tax Act. The expression is, however, defined under Hindu law as family, which consists of all males lineally descended from a common ancestor and includes their wives and daughters. Basically, joint family में इनका बच्चा उसका बच्चा, मैंने एक फैमिली में 4-5 भाई हैं, सबका बच्चा वगैरह भी है, सब एक साथ मिलके रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं सर, सम मेंबर्स ऑफ HUF आर कॉल्ड को-पर्सनल। ये जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट सभी में होता है, ठीक है। को-पर्सनल मैंने HUF में जितना मेंबर एक साथ मिलकर रहते हैं इनको कहते हैं को-पर्सनल। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू हेड द फैमिली। इनमें से जो हेड होते हैं उसको कर्ता कहते हैं। HUF में contain many members, but members within 4 degree including the head of the family and are called co-personal, ठीक है। A Hindu co-personally include those persons who acquire an interest in joint family, who acquire an interest in joint family property by birth. Earlier only male descendant were considered as co-personal, यही सोच रहा था। ठीक है। पहले सिर्फ लड़का लोगों को ही मिलता था, पर 6 सितंबर 2005 में काफी चीजें बदला हुआ। Daughters have also been accorded co-personal status, अच्छा, ठीक है।
It may be noted that only the co-personer have a right to partition. जब पार्टीशन होगा, जो इसका co-personer होगा उन्हीं को उस प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, जॉइंट फैमिली. A daughter of co-personer by birth shall become a co-personer in her own right in the same manner as the son. जैसे एक लड़का का होता है, सिमिलरली लड़की का भी होता है. Being a co-personer, she can claim partition of asset of the family. वो अपना हक ले सकता है. The rights of a daughter in co-personary property are equal to that of a son. However, other ठीक है, समझ रहे सर? The right of a daughter in co-personary property are equal to that of a son. However, other female members of the family, for example, wife or daughter-in-law of a co-personer are not eligible for such co-personary rights. माने किसी का बीवी जो उस फैमिली का मेंबर नहीं था, या फिर किसी का बेटी, ठीक है, डॉटर इन लॉ माने हाँ बहू, ठीक है, बहु माने बहु इन द सेंस बहूमा যেটাকে আমরা বাংলা বলি বৌমা, हाँ ठीक है. तो उनको ये को-पर्सनरी राइट नहीं होता, माने बाय बर्थ राइट उनको नहीं. उनको राइट कैसे मिलेगा? जिसका मतलब कि अब अगर किसी बीबी का शादी हो, किसी का शादी होके आते हैं जॉइंट फैमिली में, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं है? उसका हस्बैंड का राइट है ना, हस्बैंड के राइट से उनको राइट हो जाएगा. हस्बैंड का जितना है उसमें से उसका हक है. समझ रहे हो सर? अच्छा, द रिलेशन ऑफ HUF डज नॉट अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैं इसमें जन्मा हूं तो मेरा को कॉन्ट्रैक्ट लिखित दो, मेरे को कोई डीड बना के दो, ऐसा कुछ नहीं होता. ये फ्रॉम स्टेटस है, उनका जन्म ही उनका स्टेटस है. तो देयर नीड नॉट बी मोर देन वन मेल मेंबर और वन फीमेल co-personer with effect from 6 September 2005 to form a HUF. ऐसा पहले होता था, अभी नहीं है. Income Tax Act 1961 also does not indicate that HUF as an assessable entity must consist of at least 2 male members or 2 co-personers. बोलो सर. जैसे एक HUF में 2 को-पर्सनर है, ठीक है, एक है बेटा एक है बेटी, ठीक है. जी. तो अब बेटी की शादी होकर चली किसी घर में, तो अब क्या वो इस फैमिली की वो को-पर्सनर है? बेटी का अगर शादी होके चला गया ना, तो इन दैट केस भी बेटी का हक है प्रॉपर्टी में. यही चीज तो बताना चाहता. पहले ये चीज नहीं था, बेटी का शादी हो जाता था तो फिर बेटी का और कोई हक नहीं होता था जॉइंट फैमिली. लेकिन आजकल ये सिस्टम नहीं है. अब आजकल क्या करते हैं, देखो रिश्ता नाता टूटता इसी चक्कर से, प्रॉपर्टी के चक्कर में. तो क्या करते हैं, अगर बेटी को अच्छा घर में शादी दे रहा है, बेटी के शादी के टाइम पे उसको पीछे खर्चा भी हो रहा है और ठीक ठाक फैमिली देख के शादी भी दे रहा है, तो कई बार क्या होता है, बेटी को एक समझा के, मैंने बता के, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके कि देखो बेटी तुम्हारे शादी में इतना खर्चा हो रहा है, ऊपर से तुम ठीक ठाक फैमिली में जा रहे हो, तो ऐसे केसेस में तुम अगर हो सके तो तुम्हारे प्रॉपर्टी का पार्ट तुम्हारे भाई लोगों के नाम पे लिख के जा सकते. अगर वो राजी नहीं है तो ना भी कर सकते. अब जबरदस्ती नहीं कर सकते. समझे सर? तो ये HUF का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. ठीक है, ये HUF का कैरेक्टर था, ये जो मैं आपको बोला. लेकिन इसमें और एक चीज है, हिंदुओं में 2 सिस्टम चलता है. अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जैन सिख का जो बात है ना, ये इनको डीपली कुछ नहीं बोला गया. बेसिकली ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर उनका भी ज्वाइंट फैमिली है तो उन्हें भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम में डाल दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस इंडियन कल्चर, और कुछ नहीं. तो ये जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, मैं वही चीज आपको भी लिखाने वाला हूँ, लिखो आप जरा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दायाभागा स्कूल एंड मिताक्षरा स्कूल. स्कूल माने स्कूल माने कोई पढ़ने वाला स्कूल नहीं है, माने बेसिकली ये एक थॉट प्रोसेस है. ठीक है, हाँ लिखो, जरूरी चीज. ये देखो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट क्या लिखता है, Jain undivided family and Sikh undivided families would also be assessed as HUF. दिखाई दिया सर? ठीक है, 61 एक्ट के तहत जैन एंड सिख का जो कॉन्सेप्ट है वो भी HUF में ही असेसमेंट किया जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हिंदू बन जाता है. ठीक है. एक्चुअली मुसलमान के केस में डिटेल्स एक है, मैं कभी बता दूंगा आप लोगों को. यहाँ पर पहले था नोट में, अभी दिख नहीं रहा है. उनका ना
बर्थ राइट नहीं होता है। एक्चुअली मुस्लिम का मुझे सारा चीज उतना नॉलेज नहीं है तो मुझे बताना नहीं चाहिए। इसके लिए मुस्लिम में ना काफी सारे लॉ होते हैं, सारिया लॉ होते हैं, कुरान का भी एक चीज होता है, फिर उनका एक काफी सारे बुक्स हैं उनका। तो उसके हिसाब से ना, जैसे ये जो शादी होता है ना, हमारे इंडियन सिस्टम में शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नॉर्मल, बट उनके केस में शादी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रखा गया। या फिर जैसे मैंने फैमिली में तुम जन्म लेते ही तुमको फैमिली का राइट मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल्स बोलूंगा तो वो खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग रुचि रखते हो तो आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में काफी सारी जगह में मिल जाता है। ठीक है, काफी सारी जगह में मिल जाता है। आप चाहो तो इस्लाम में 3-4 बुक फॉलो होता है जो उनके रेगुलर लाइफ को लीड करने के लिए, तो उनके हिसाब से ये बेसिकली अरेबियन रूट से है। इसलिए हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना झमेला हुआ है ना, बोलने पे ही लोग डर जाते हैं कि इतना सेंसिटिव बात हो गया है। लेकिन आजकल लोग खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक बार तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कहाँ जाके बात करके आया। राजा बाजार में, सीरियसली राजा बाजार साइंस कॉलेज के सामने एक कोरआन को लेके एक सभा चल रहा था। ठीक है, और वहां पर फ्री में कोरआन भी बांट रहा था। तो मेरे को ऐसे थोड़ा सा ना जानकारी लेने का इच्छा होता है कि भाई क्या ऐसा है नहीं है, तो फ्री में कोरआन लिखा था, फ्री में दे रहे हैं तो फिर ले सकते हैं, पढ़ के देखेंगे क्या है नहीं है। तो मैं बोला भैया फ्री में दे रहे हो?" वो लोग अपने रिलीजियस को प्रचार करने के लिए दे रहा था, तो सोचा कि मैं भी शायद बन जाऊंगा ऐसा कुछ। बोला हाँ हाँ फ्री में। आपको पता है इस्लाम के बारे में?" मुझे इस्लाम के बारे में तो नहीं पता। तो फिर मेरे को पूछता है ऐसा कुछ पॉइंट बता सकते हो जो आपको इस्लाम के बारे में खराब लगता हो। मैंने आपको अगर कोई कुछ बोलना है मैंने बोल सकते हैं। बोले हाँ बोल सकते हो। मैं सीरियसली बोला, मैं बोला देखो राजा बाजार पे खड़े होके एंटी मुस्लिम बात करना, मैं बोले देखो बोल सकते हैं। बोला भाई कुछ नहीं होगा, हम लोग तो बोल रहे हैं तुमको अगर मन में कुछ है किसी मैटर में कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो, हम लोग जवाब देंगे तुमको। तो मैंने 3-4 सवाल मेरे मन में था तो मैं बोला। एक सवाल था कि मुस्लिम औरत को बोरखा में क्यों रखते हो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था। तो बोला क्यों बोरखा में क्या प्रॉब्लम है? मैं बोली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने जितना देखा मेरे नॉलेज से कि बोरखा अरबियन नेशंस में इसलिए दिया जाता है, वहां पर लड़का भी बोरखा पहनते हैं, उसका एक अलग नाम है। हाँ, शेख लोग। शेख लोग भी पहनते हैं। हाँ एक सादा रंग का होता है, वो अरब के शेख लोग भी पहनते हैं, और वहां पे औरत भी पहनते हैं, ड्यू टू वेदर। वहाँ एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम हीट है, जो डायरेक्ट स्किन सहन नहीं कर सकता, एंड दैट इज द मेन रीजन वो बोरखा कल्चर वहां पर है। ये मेरा 100% मानना है, और सिर्फ मेरा नहीं, कोई भी साइंटिफिक इंसान किसी भी एरिया में जो ड्रेस होता है ना, वो वहां के जैसे अफ्रीका में देखना काफी लोग कुछ पहनते ही नहीं है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिड वेदर। क्योंकि इतना ह्यूमिड में शरीर में क्या रखोगे, सारा दिन तो पसीना पसीना हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोला कि नॉर्मल रहने दो ना, एज पर इंडियन वेदर के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, तो मैं लॉजिक भी दिया, वो एक भी जवाब नहीं दिया। सर क्या देगा कि मैं क्या दे पाएगा, चुपचाप सुना बस। फिर मैं बोला कि इस्लाम में कुछ एजुकेशन को लेके मेरे को आपत्ति था। जैसे मैं बोला कि आप लोग अपना धार्मिक एजुकेशन दो अपने को घर पे, जैसे हम लोग को भी मिलता है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन से आप लोग क्यों लोगों को मद्रासा का जो वो लोग जबरदस्ती करते हैं ना, आप क्यों सिर्फ मद्रासा नहीं भेजना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते? तो ये सब कुछ 2-4 सवाल मैंने किया था। तो फिर वो लोग मेरे को बस एक चीज बोला था कि कुछ नहीं बोला था। ठीक है, एक जन थोड़ा गुस्से में देख रहा था क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन दो मेरे जैसे ही थोड़ा मॉडर्न यूथ था, वो सुना और बात को समझने का कोशिश किया। तो मेरे को मैंने बेसिकली दावत मैंने इनविटेशन दिया डिबेट करने के लिए। बैंगलोर में उनका एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आई डोंट नो वहाँ पर कौन आने वाला था। तो बोला कि आप आ सकते हो, मेरे को बकायदा कार्ड भी दिया कि आप बस ये लेके आ जाना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है आप आ सकते हो। हमने देखो मेरे को ना किसी को ठेस पहुंचाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपने मेरे को बोला कि कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कुछ किताब दिया, इस्लाम में नारी का अधिकार ये सब लेके कुछ किताब दिया, आप पढ़ सकते हो। हमें देखो किताब में अगर अच्छा भी लिखा है लेकिन रियल में हो कहाँ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी बोला कि हिंदू में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे कोशिश किए हैं समय के साथ साथ ठीक करने का। तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ सती सिस्टम वो पहले नहीं था, वो बीच में आया था। ऐसे वो बीच में आया था एक्चुअली, वो
बीच में लोगों का मूर्खामी कराना था, स्टार्टिंग से ऐसा कुछ भी नहीं था। है ना, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के स्टार्टिंग से वेद के समय से कुछ भी नहीं ऐसा था। ये मिडिल पीरियड में लोगों को गुमराह किया गया, और मिडिवल पीरियड में लोगों को गुमराह किया गया, ये बस शासन करने के लिए। तो ये सब, जैसे मेरे को, जैसे आतंकवाद के बारे में भी बात किया था कि मुस्लिम में ज्यादातर इंटरनेशनल जितना आतंक है, इस्लाम का ही नाम इसमें जुड़ जाता है। ये क्यों? तो मेरे को पूछता है, माओवादी भी तो है हमारे देश में, उस टाइम पे माओवादी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, 2010-11 का बात है, माओइस्ट नक्सलाइस्ट है, तो ये लोग तो हिंदू है। मैं बोली ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा कि आतंक सिर्फ इस्लामी फैलाता है, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं बोला था कि इस्लाम के नाम पे आतंक क्यों आ जाता है और दुनिया भर में क्यों है, इसको लेके मेरे को थोड़ा सा सवाल था। मैं बोला, उन्होंने बोला माओवादी, जैसे माओवादी लोग ज्यादातर साउथ इंडियन को तेलुगु लोग ज्यादातर लीड करते हैं, तेलुगु तमिलियंस, कुछ मलयालम लोग हैं, तमिल, हाँ, श्रीलंका साइड का। तो मैं बोला नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ आतंक का कोई जाति नहीं होता, आतंक आतंक क्यों होता है, लेकिन मैं बोला कि क्यों इनका नाम आ जाता है, और क्यों जब लोगों को मारते हैं तो धर्म को क्यों सामने लाते हैं। हम लोग तो किसी को मारने के टाइम पे ये नहीं बोलते दुर्गा माता के लिए मार रहे हैं, काली माता के लिए मार रहे हैं। हाँ। तो मैं बोला आप मारने के टाइम पे इस्लाम का जीत क्यों घोषित करते हो। हाँ, इलिटरेसी के लिए, ज्यादा मूर्ख है, मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये 3-4 क्वेश्चन किया था, ठीक है, धीरे धीरे। हाँ जिंदा आगे बढ़ी দাঁড় हाँ করানোর सर, একটা টেন্ডেন্সি, हाँ কি বল। তা বলছি অলওয়েজ ওদের একটা টেন্ডেন্সি আছে নিজের রিলিজিয়নটাকে দাঁড় করানোর আর কি। हाँ, लेकिन मेरे को मौका दिया था, ये मैं भूलूंगा सर, मेरे को बोलने दिया था, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैं बोल पाया, ठीक है, वो भी राजा बाजार के साथ। मैम को आके मैं बोल रहा, अरे मैं तब यूथ था, इतना नॉलेज नहीं था कि इतना सेंसिटिव है बोल के। अगर आज मुझे कोई पूछेगा मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ना थोड़ा जोश गर्म था, नहीं बोलूंगा तो क्वेश्चन है मन में कर दिया। मेरे को पता ही नहीं था कि इतना सेंसिटिव भी हो सकता है। मैम मेरे को बाद में बोले तेरे को पता है ये कितना प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे पता नहीं, मेरे को पूछने बोला, मैं पूछ लिया। मैं थोड़ी ना किसी को भड़काने जा रहा, मेरा दोस्त, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है मुस्लिम, बहुत सारे हैं, ठीक है, एक साथ सोया, एक साथ सोता हूँ, एक साथ खाता हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड में से एक है नूर बोल के, नूर से बोल के, शेख नूर से बोल के, एक साथ सोना, एक साथ खाना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई मन में, मेरे मन में कोई जात पात नहीं चलती कि मुस्लिम के साथ नहीं रहना है, नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन जो समाज में प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, या किसी का भी, वो अगर लॉजिकल नहीं है तो मैं बोलूंगा उसमें। मैं, अगर मुझे कोई जवाब, मैंने मौका देता है, मेरे को स्पेस चाहिए, स्पेस दूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा पार्टी का लीडर तो नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोल के आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, स्पेस होगा तो। हाँ, वो लोग भी मेरे को पूछा था, मैं बोला कि ये सब इस्लाम हिंदू सब छोड़ो, कुछ नया रिलीजन बनाते हैं। तो बोलता है आप क्या सजेस्ट करते हो। तो मैं, मेरे को ज्यादा नॉलेज उस टाइम पे था नहीं, मैं थोड़ा बचपन से सर रामकृष्ण मिशन में पढ़ा, तो विवेकानंद का जो फिलोसफी है वो मेरे अंदर थोड़ा सा घूमता रहता है। तो मैं बोला देखो, मॉडर्न रिलीजन में, रिलीजन का बात नहीं करूंगा, ह्यूमैनिटीज का बात ही करेंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करेंगे। तो एक काम कर सकते हो सके तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए, आपको शायद धर्म के बारे में एक सही आइडिया मिलेगा। उसमें ना तो हिंदू के बारे में कहा है, ना तो मुस्लिम के बारे में कहा है, ना तो किसी स्पेसिफिक जाति के बारे में कहा है, वहाँ ह्यूमैनिटीज को ज्यादा जोर दिया गया है। आप हो सके तो एक बार जरूर पढ़िए। तो बोला हाँ हम लोग थोड़ा पढ़े हैं, हम बोले और पढ़िए थोड़ा, शायद आपको और बेहतर आइडिया मिल सकता है। कुछ भी बोल के तो आ गया। मेरे तो घर पे अभी भी है कुरान, मैं पढ़ता हूँ कभी, जब भी कुछ कंट्रोवर्शियल होता है ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो एक स्कूल में, या पहन के लेके, बोरखा नहीं, हिजाब को लेके, ठीक है, तो मैं फिर कुरान खोल के देख रहा था कि हिजाब के बारे में कुरान में क्या लिखा है। क्योंकि देखो, जब समाज में कोई मुद्दा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्या कारण से चल रहा है, क्यों चल रहा है, मेरे मन में सवाल होता है, पढ़ता हूँ। हाँ, वो अलग चीज है, उस पे बात ना कर। अच्छा लिखो, इसमें 2 रूल लिखो सर। एक है, देखो हिंदू में 2 रूल होते हैं, ठीक है, दाया भागा रूल। सर क्या होता है दाया भागा में, और मितक में क्या होता है। ये बंगाल में फॉलो होता है हाँ, और कसम पे। दाया भागा में, दाया भागा रूल जो है ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में फॉलो होता है। ये बंगाल रीजन है बेसिकली, बंगाल रीजन में जहाँ बांग्ला भाषा बोला जाता है। असम में भी जो भाषा होता है ना सर,
उसका जो लिंग्विस्टिक फॉर्म है वो बंगाली स्टाइल में, थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, समझ रहे हो सर। लेकिन है बंगाली, आप कभी भी बंगाल आसाम का लैंग्वेज देखना या असमी से बात करना, वो इजीली बंगाली अडेप्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिताक्षरा क्या है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है। फिर होता क्या है, चलो देख लो पढ़ा क्या लिखता है, देखो, नो बॉडी एक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ। जन्म के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। जब तक घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा है, ठीक है, तब तक बच्चे लोगों को फैमिली में कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में। Thus the children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive, and only on death of the father the children will acquire the right share in the property. Transfer होता है। Hence the father and his brother would be the co-personal of the each will. एक क्वेश्चन बोलो, जैसे सीखो, मैं बंगाल में रहता हूँ, तुम्हारे लिए ये बोला रूल फॉलो होगा। तुम धर्म से जो भी हो, ठीक है, तुम्हारा अगर 30 साल से तुम यहाँ रहते हो, ठीक है, और तुम्हारा घर वगैरह सब यहीं पर है, तो तुम्हारे ऊपर कोलकाता हाईकोर्ट का रूल फॉलो है ना। चाहे तुम सिख हो, माने पंजाबी हो, सिख हो, जैसे मैम लोग मारवाड़ी है, ठीक है, मैम का क्लास, यही फॉलो करें। ठीक है, मैम मेरे मिसेज जो है वो तो मारवाड़ी है मैम, तो मैम लोग वेस्ट बंगाल में मोर देन 100 ईयर से, ठीक है, कम से कम, मतलब मैम का जो दादी है, अरे दादी माने ग्रैंड माने पापा के साइड से, वो उन्हीं उन्हीं का एज हो गया करीब 80-90 के आसपास। हम लोग उनका भी जो पापा है वो बंगाल में थे, तो मैंने कम से कम 150-200 साल ये लोग बंगाल के, तो इनके लिए कौन सा राजस्थान का रूल फॉलो हो। तो जो लोग नॉन बंगाली है, ठीक है, लेकिन कोलकाता के नहीं है, लेकिन वो काफी दिनों से कोलकाता में रहते, तो उनके लिए भी यही रूल फॉलो हो जाता है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी यही फॉलो होता है, समझ रहे हो सर। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि आपको बर्थ राइट नॉर्मली नहीं मिलता। अब फैमिली के कल्चर में है ना, तो फिर वो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको एक चीज बता दूं, कोर्ट हमेशा चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो जैसे नॉन बंगाली फैमिलीज में, जैसे मारवाड़ी फैमिलीज में, पंजाबी फैमिलीज में, या फिर किसी और में, इवन साउथ इंडिया में, ठीक है, वहां पर बच्चा जन्म लेते ही बच्चे का प्रॉपर्टी में अधिकार है। हाँ, ये तो मिताक्षरा वही तो रूल बता रहे हैं। One acquire his right to the family property by his birth and not by succession, irrespective of the fact that his elders are living. यानी पापा माँ कोई भी जिंदा रहे, फिर भी वो बच्चा अपना हक मांग सकता है। Thus every child born in the family acquires a right share in the family property. याद रहेगा। हाँ, ये है दाया भागा, ये है मिताक्षरा। और अगर मतलब अब बेसिकली ये पूरा जब, अब जो जहां रहता है, ठीक है, वहां पर उसका रूल लागू हो जाए। इसका तो इसका क्या आता है कि निकाल हाँ, पूछते हैं। दो ही पॉइंट, हाँ, 2 ही पॉइंट। 2 मार्क्स होता है। हाँ, 2 पॉइंट पूछेगा, 2 मार्क्स पूछेगा। आपको बेसिकली ये पूछेगा, ये राइट के बारे में पूछेगा कि आज पर दाया भागा का राइट क्या है, कि बर्थ राइट के साथ साथ आपको हक है कि नहीं। और मिताक्षरा में आपको पूछता है कि क्या है, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं, और दोनों का जो, या फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन देके उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। बेसिकली ये नॉलेज के लिए है। और सबसे बड़ा बात, इनकम टैक्स के में इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में जब एसेट कैलकुलेट होता है, तो एसेट का हिसाब करने के टाइम पे वो देखेगा ना कि किसके पास जा रहा है राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे लिख लेना इस पार्ट। हाँ, एक ही बात है, ठीक है सर। ये हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कुछ स्पेशल बात है। ये सब देखो बेसिक बात कर रहा हूँ, तब ये सब गप्पे चल रहा है। गप्पा माने क्या, ये सब बैकग्राउंड है, ठीक है। ये इनकम टैक्स और इनकम टैक्स बनाता है। अच्छा, इसके अलावा हमें और भी कुछ बारे में बताना है, चलो थोड़ा लिख लेते हैं। धीरे धीरे, अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस आपको पॉइंट बता देता हूँ, नेक्स्ट दिन बाकी चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ दिन धीरे ही चलूंगा, फिर धीरे धीरे स्पीड अप करूँ। पार्टनरशिप, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे सर। कंपनी, इनके बारे में बात करना है। कंपनी का भी टाइप्स है, जैसे पार्टनरशिप माने फार्म, ठीक है, तो फार्म का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 23, ठीक है।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 क्या लिखता है? द टर्म फर्म्स और पार्टनर एंड पार्टनरशिप हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू द देम इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोग पार्टनरशिप लॉ का क्लास नहीं किए उस बार, तो पार्टनरशिप लॉ में जैसे बोले वही वाला पार्टनरशिप लॉ यहाँ पर भी लागू हो जाता है। इन एडिशन द डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड द टर्म्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आजकल आया है 2008 में, वो भी इसके अंदर आ जाता है। In an LLP, when a limited liability partnership, since liability of the partner is limited to their agreed contributions, it contains elements of both corporate structure as well as partnership firm structure. ये तो हम लोग लॉ के क्लास में पढ़ चुके हैं। However, for income tax purpose, the minor admitted to the benefit of an existing partnership would also be treated as partner. माइनर अगर बेनिफिट के लिए पार्टनर है ना, तो उन्हें भी पार्टनर माना जाता है, बेनिफिट का पार्टनर। नॉर्मली पार्टनर माइनर नहीं बन सकता क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा जाता है सब चीज। लेकिन अगर कोई पार्टनर बेनिफिट के लिए आ रहा है तो उसे पार्टनर माना जाता है। तो इनकम टैक्स बस इतना बताते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। The person who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively उसको कहते हैं फार्म। जैसे आप लोग CA करने के बाद नॉर्मली जो फार्म करोगे उसको पार्टनरशिप फार्म भी करने का मौका ज्यादा होता है। यानी 2-3 चार्टर्ड मिलके, 2-3 CMA मिलके, CA मिलके फार्म ओपन करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फार्म बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, तो इनका भी सिस्टम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो, इतना लिख लो सर। चलो वो चार्ट भी उठा दो। ठीक है, जो उठा ली देखो, सारा बात लिखने का जरूरत नहीं है, तो फिर किताब में और नोट्स में क्या फर्क रहेगा? LLP और वो पार्टनरशिप का डेट भी था 1932 और 2008। वो तो तुम लोगों को लॉ में ही तो मैंने उसको अलग से पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना लिख लो, वेयर टू और मोर पर्सन joining hands together with a common objective and common action. With a common objective and common action. with a Common objective and common action. And registered by an instrument. Partnership deed. Known as partnership. Known as partnership. ठीक है, इनका टैक्स रेट होता है फ्लैट 30%। रेट में बाद में और एक बार अपडेट कर दूंगा, रेट में बाद में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज इंडिविजुअल और HUF के बारे में मैंने ज्यादा डिटेल्स में बोला, बाकी और तो 2-3 पर्सन्स हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा कंप्लीट करके फिर हम लोग दूसरे पॉइंट में जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का क्लास समझ में आया है सर आप लोगों को। ठीक है, ओके सर, फिर आज इतना ही है, बाय, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक कर। थैंक यू, टाटा। बाय सर।